जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो जियोमेट्री का टॉपिक चला था, जो लास्ट का सेशन हुआ था, उसमें मैंने आपको जो जियोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो एरिया से रिलेटेड, उन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया था। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट किया होगा। प्रॉपर तरीके से सभी जो कॉन्सेप्ट थे उनके नोट्स बनाए होंगे, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी किया होगा और उनका जो मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए थे कि किस तरीके से लैंग्वेज को और डाटा को क्रिएट करके एक क्वेश्चन को एक एग्जामिनर क्रिएट करता है, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उन सभी चीजों को कंप्लीट कर लिया होगा। आज के सेशन से बहुत ही इंटरेस्टेड और लॉजिकल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे और एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट से ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आज के सेशन से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है, हेडिंग के रूप में बना सकते हो आप। बहुत अच्छे से सभी नोट्सों को बनाना है तो कॉन्सेप्ट के लिए आज लिख सकते हो क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं क्या, त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता। सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जितनी पकड़ आपकी कॉन्सेप्ट में बनेगी उतना आसान आपके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं इन कॉन्सेप्टों से, उनको सॉल्व करना होगा। तो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझेंगे हर एक चीज को। बस आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सिमिलैरिटी क्या है, यानी कि समरूपता क्या है, तो समरूपता का अगर आप शब्द में ही फोकस करोगे तो यहां एक डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है, समान यानी इक्वल। प्लस क्या है, रूट। अब बात करेंगे किसकी, ज्योमेट्रिकली थ्योरम की, ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसे डायग्राम जिनका रूप कैसा हो, समान, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिमिलर। क्या बोलेंगे, सिमिलर। बात समझ में आई। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी, लेकिन ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी से समझने से पहले अपन किसको समझेंगे, सिमिलरिटी यानी कि समरूपता को। तो समरूपता क्या कहलाती है कि ऐसे डायग्राम जिनके शेप कैसे हो, सेम हो, तो वो जो डायग्राम होंगे वो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर डेफिनेशन को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, साइज शुड बी डिफरेंट बट शेप शुड बी सेम। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि ऐसी डायग्राम या ऐसी आकृति जिनके क्या हो, शेप कैसी हो, सेम हो यानी कि समान हो, लेकिन उनकी साइज क्या हो, अलग अलग हो, तब भी वो जो डायग्राम होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सिमिलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिमिलर। जैसे मैंने आपके सामने दो डायग्राम सर्कल के बनाए, एक मैंने बड़ा डायग्राम बनाया सर्कल का और इसी के बगल में मैंने आपको एक छोटा सा सर्कल बनाया है। यहां पर आप एक कंडीशन को देखोगे जो मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में कंप्लीट करवाई है कि साइज शुड बी डिफरेंट। यहां आप देखोगे दोनों जो सर्कल है इनकी साइज कैसी है, डिफरेंट यानी कि अलग अलग। लेकिन बात करोगे किसकी, शेप की यानी कि आकृति की, तो इनकी जो आकृति है, आकृति कैसी है इनकी, एक जैसी है। यानी कि ए भी सर्कल है और ए भी आपका क्या है, सर्कल है। दोनों क्या है, आपके वृत्त है। लेकिन इसका आकार कैसा है, इसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा। बात समझ में आ रही नहीं, तो शेप और साइज दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गया कि अगर कोई दो डायग्राम इस तरीके से आपको दिए गए हैं कि जिनकी साइज डिफरेंट हो, यानी कि उनकी आकार कैसा हो,
सेम हो, तो वो दोनों डायग्राम आपके क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे। जैसे आपके सामने सबसे पहले जो मैंने बनाया है सर्कल, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ये जो मैंने आपके सामने साइन बनाया है, एक इसका साइन है, एक इसको रिप्रेजेंट करेगा सिमिलरिटी को, यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल है छोटे वाले सर्कल के कैसे है, सिमिलर, यानी कि एक जैसा। क्या है, एक जैसा। जैसे बात करेंगे, अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। मान लो तीसरे एग्जांपल की बात करें, मैंने आपके सामने दो क्या बनाए, स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के सिमिलर है, ये दोनों स्क्वायर भी क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए कि सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी क्या है कि किसी ऐसे दो डायग्राम जिनकी साइज कैसी हो, अलग अलग, लेकिन उनका जो शेप है, उनका जो आकार है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे सर्कल, बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल के कैसा है, बिल्कुल सिमिलर। बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के कैसा है, बिल्कुल सिमिलर। यहां देखो, यहां जो स्क्वायर है, बड़ा वाला स्क्वायर छोटे वाले स्क्वायर के बिल्कुल कैसा है, सिमिलर, सेम है बिल्कुल। इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्क्वायर स्क्वायर की शेप सेम है, बस उसमें चेंजेस क्या है कि इसकी जो साइज है वो थोड़ी बड़ी है और इसकी जो साइज है वो कैसी है, छोटी है। अगर बात करेंगे, जैसे आपके सामने कोई दो क्या दे दिए है, रेक्टेंगल, तो ये भी आपके क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर। क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर। तो एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैंने आपको अभी केवल इतनी चीज बताई है कि सिमिलरिटी है क्या। तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालिए। हेडिंग के नीचे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे क्या, साइड शुड बी डिफरेंट बट शेप शुड बी सेम। बहुत ही आसान तरीका है सीखने का। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ये चारों डायग्राम कंप्लीट रूप से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एक चीज कंप्लीट हो गई। अब मैंने आपके सामने जो हेडिंग लिखी है उस पर देखेंगे। मैंने आपके सामने लिखा है सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि सिमिलरिटी के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे, वो केवल किससे पूछे जाएंगे, आपके ट्रायंगल की सिमिलरिटी से। किससे, ट्रायंगल की सिमिलरिटी से पूछे जाएंगे। तो आप क्या देखोगे, आपको कोई और सिमिलरिटी नहीं पढ़नी, केवल किसके बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी, यानी कि त्रिभुजों की समरूपता से समझना है। ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर कोई त्रिभुज है, क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है, तो वो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, क्या उनकी कंडीशन है। ठीक है, बात करेंगे आप ट्रायंगल की सिमिलरिटी पर। देखो मैंने आपके सामने दो क्या बनाए, ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। इसी तरीके का दूसरा ट्रायंगल मैंने फिर से बनाया आपके सामने इस तरीके से। ठीक है, यहां देखिए, इसका नाम क्या है, ए बी सी। आपका दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया है, डी ई और एफ। समझ में आ रही है ना चीजें। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। और देखो मैं अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करूंगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लगभग इस पर 60 से 65 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन। जैसे आप देखोगे ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम जो सिलेक्शन पोस्ट का एसएससी के थ्रू जो कंडक्ट करवाए जाते हैं एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो सेकंडों में आप क्वेश्चन का जवाब दोगे, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो क्वेश्चन का सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। आपका जो टाइम मिलता है एग्जाम में वो पूरा टाइम आपका उस क्वेश्चन में लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट होंगे तो देखते ही क्वेश्चन का जवाब निकलेगा। कैसे निकलेगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मैंने आपके सामने क्या बनाए, दो ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल आपके सामने बनाए। अब इस ट्रायंगल में क्या किया मैंने कि एक मान लो एंगल इसमें क्या है 50 डिग्री। ठीक है,
ए आपका हो गया 70। देखो ये जो करना है, ये कंप्लीट माप से नहीं बना रहे एंगल की, 50 डिग्री का होगा। आपने पुट कर लिए कि ये एंगल ए की वैल्यू 50 है, एंगल बी की वैल्यू 70 है। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में भी इस डी एंगल की वैल्यू 50 है और ई एंगल की वैल्यू 70 है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। कैसे बात करोगे, कैसे? अगर किसी दो ट्रायंगलों के दो एंगल कैसे हो जाए, इक्वल, यानी कि बराबर हो जाए, तो उसका जो तीसरा एंगल होगा, ये जो तीसरा एंगल होगा, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। कैसे? 70 और 50 क्या हो जाएगा आपका 120। ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 120 को 180 से माइनस करोगे तो आपका यहां पर क्या बचेगा, 60 डिग्री। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ ये 50 और 70, 120, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो यहां से आप क्या लिखोगे, एंगल ए के इक्वल क्या हो गया, इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल ए के बराबर क्या है, एंगल बी। एंगल बी के बराबर यहां क्या दिया है, एंगल ई, कोण ई। यहां देखो तीसरा, कोण सी के बराबर में क्या दिया है, कोण एम। क्या दिया है, कोण एम। यानी कि दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं और दोनों ट्रायंगल में क्या है, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल। हिंदी में क्या बोलोगे इनको, संगत कोण। क्या बोलोगे, संगत कोण। यानी कि दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, दोनों त्रिभुजों में जो एंगल्स दिए गए हैं तीनों, वो तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल दिए गए हैं। संगत कोण कैसे दिए गए हैं, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर। लेकिन यहां सबसे पहला लॉजिक समझो कि इन दोनों सिमिलर ट्रायंगलों के अगर आप नाम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, मैथ की डेफिनेशन में कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, इसके सिमिलर आपको इस ट्रायंगल का नाम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, सिमिलर का ये साइन लगाओगे और साइन लगाने के बाद आप देखोगे ए के संगत एंगल कौन सा है, डी। तो सबसे पहले कौन सा एंगल लिखोगे, डी। दूसरा एंगल बी के संगत आपका एंगल कौन सा है, सी। तो किसका नाम, सॉरी ई, तो आप ऐसे यहां पर क्या नाम लिखोगे, ई। एंगल सी के करेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एफ। तो क्या लिखोगे यहां पर नाम, एफ। तो ये तरीका आप क्या क्या हो गया, दो सिमिलर ट्रायंगलों को किस तरीके से लिखा जाता है वो आप लोग यहां से सबसे पहले याद रखोगे बहुत अच्छे से। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अभी प्रैक्टिस के फॉर्म में आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे अगर देखना चाहो तो यहां देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो ए वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहां देखो डायग्राम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे। यहां देखो पी क्यू आर और डी ई एफ दो ट्रायंगल दिए हैं, दो ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर एक डी ई एफ। अब यहां देखो आपको जो एंगल्स है उनकी वैल्यू आपको दी गई है, तो आपको यहां पर जो फाइंड करना है कौन सा तरीका है जो दो सिमिलर ट्रायंगलों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो यहां देखो अगर मान लो एंगल पी है, एंगल पी के बराबर कौन सा एंगल है, एंगल पी की वैल्यू कितनी है, 52। यहां पर एंगल एफ की वैल्यू कितनी है, 52। तो आपका पी किसके संगत कोण होगा, एफ के। यहां देखो पहले वाले ऑप्शन में पी क्या एफ के संगत है, बिल्कुल है। यहां देखो पी एफ के संगत है, बिल्कुल है। यहां देखो पी आपका एफ के करेस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल नहीं है। यहां पी लास्ट में है या एफ पहले है, एफ कहां चाहिए था, लास्ट में, यानी एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। यहां देखो पी एफ के करेस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल नहीं है। पी यहां पहले है, यहां एफ बाद में है, क्या हो गया, एलिमिनेट। एक चीज आपको मिल गई, आपको डायरेक्ट सभी चीजों को चेक नहीं करना, एक एक करके। यहां देखो एंगल क्यू की वैल्यू यहां कितनी है, 74। यहां देखो 74 किसकी है, एंगल ई की वैल्यू क्या है, 74। तो क्यू ई के करेस्पॉन्डिंग होगा,
तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या क्यू ई के करस्पॉन्डिंग है, दूसरे नंबर पर यहाँ क्यू, दूसरे नंबर पर ई, यानी करस्पॉन्डिंग है। यहाँ देखो क्यू ई के करस्पॉन्डिंग नहीं है क्योंकि यहाँ लास्ट में है और यहाँ सेकंड नंबर पर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट। यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आपको तीसरा एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देख लिया कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप लिखोगे, इस पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया गया वो चीज मैंने आपको कंप्लीट करवाई। उम्मीद है इस तरीके से आपको सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बात समझ में आई? एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आगे बहुत सारे क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो, इन ट्रायंगलों को किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे इसको घुमाकर किसी भी शेप में, बस क्या होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हो उनके एंगल्स कैसे होने चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उनकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी से रिलेटेड, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां देखो जैसे दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी, ए आपका है डी ई और एफ, ठीक है। आपके सामने दो ट्रायंगल दिए गए हैं और इनमें दिया क्या गया है कि एंगल ए की वैल्यू अल्फा है, एंगल बी की वैल्यू बीटा है और एंगल सी की वैल्यू गामा है। यहां भी एंगल डी की वैल्यू अल्फा, एंगल ई की वैल्यू बीटा और एंगल एफ की वैल्यू गामा। ये आपको दो चीजें दी गई है कि दो ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में दिया गया है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है कि यहां देखोगे कि एंगल ए के बराबर क्या हो गया, यहां एंगल डी, एंगल बी के बराबर क्या हो गया एंगल ई और एंगल सी के बराबर यहां क्या हो गया एंगल एफ। ये आपके जो एंगल्स है ये आपके क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हो संगत कोण। बहुत आसान जियोमेट्री है, बस आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। पढ़ने का तरीके से मतलब क्या है कि चीजें, हर एक चीज को कंप्लीट करो जियोमेट्री में। आप तो जो मैथ पढ़ रहे हो सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, किसी भी चीज को स्किप करने की कोशिश ना करो और कोशिश करो कि छोटी छोटी चीजों को ज्यादा टाइम पढ़ने को दो, क्योंकि जितनी छोटी छोटी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी एडवांस लेवल की चीजें ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती हैं, चाहे वो कितनी भी टफ हो। बात समझ में आई? तो एक तरीका होता है मैथ को सॉल्व करने का, मैथ के कॉन्सेप्ट को पकड़ने का, मैथ के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको कम टाइम में कैसे करें। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जो जियोमेट्री के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जो मैथमेटिक्स के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उन पर इतनी पकड़ बनाओ कि आपके माइंड में नैनो सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो हिट हो जाए, आपके माइंड में वो चीज क्लिक करने लगे। तो आप ये मान के चलो कितना भी टफ लेवल का क्वेश्चन बनाया गया हो, कितने भी कॉन्सेप्ट जटिल से क्वेश्चन क्रिएट किया गया हो, डाटा कितना भी कैलकुलेटिव हो, अगर आपके छोटे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पकड़ बना के कंप्लीट किए हैं तो आगे के जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट है उन पर आपकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से पकड़ बन जाएगी, बात बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको। बस चीजों को बहुत ध्यान से देखा करो, ठीक है। यहां से मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी कि आपको तो ट्रायंगल दिए थे, ट्रायंगल में आपको एंगल्स दिए गए थे दोनों में, तो मैंने यहां से ऑब्जर्व किया कि एंगल ए की वैल्यू और एंगल डी की वैल्यू इक्वल है अल्फा के बराबर, एंगल बी और एंगल ई की वैल्यू कैसी है इक्वल है बीटा के बराबर, एंगल सी और एंगल एफ की वैल्यू है गामा के बराबर, और ये जो एंगल्स हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग। अब एक यहां पर स्टेटमेंट लिखो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, सॉरी यहां स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले
कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है। बात समझ में आई कि जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण की जो सामने वाली भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी संगत भुजाएं कहलाती हैं। क्या लिखोगी यहां पर? ये आपकी क्या हो जाएंगी? संगत भुजाएं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो सिमिलर ट्राइंगल होंगे, जो सिमिलर त्रिभुज होंगे, उनमें क्या होगा कि जो संगत कोण है, संगत कोण के सामने की जो भुजाएं हैं, उनकी जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? संगत होंगी। और संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। यहां से देखो कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा। एंगल ए के सामने की भुजा क्या है? बीसी। तो बीसी का रेशियो किसके बराबर होगा? एंगल जो डी है, ए के संगत एंगल क्या है? डी। डी के सामने की भुजा क्या है? ई है। ये जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? दूसरा एंगल बी, एंगल बी के सामने भुजा क्या है? एसी। और बी के संगत एंगल क्या है? ई। ई के सामने की साइड क्या है? डी एफ बराबर किसकी होगी? एंगल जो सी है, सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी बटी रेशियो सी के संगत एंगल क्या है? एफ। तो एफ के सामने की भुजा क्या है? डी। ये जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। यानी कि संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो कैसा होता है? इक्वल होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट दो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए कि इक्वल जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण के संगत भुजाओं के संगत एंगल्स की संगत जो भुजाएं होती हैं उनका रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की जो साइड्स होती हैं करस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है, और उनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इक्वल, यानी कि बराबर होता है। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे बात करें डायग्राम की, आपके सामने जैसे मैंने दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है, कैसे ही बनाए? ए बन गए, ठीक है। यहां देखो, यहां मान लो ये 5 है, ठीक है, ये 12 हो गई, ये मान लो आपकी 9 है। इस ट्रायंगल में क्या दिया गया है? ये आपको 2.5 दिया है, ये आपको 6 दिया है, और ये आपको कितना दिया है? 4.5 दिया है। तो आप यहां पर देखोगे कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ये मान लो डी ई और एफ, ये जो ट्रायंगल है इनमें आप देखोगे कि ए बी और डी ई का रेशियो अगर निकालोगे तो क्या आएगा? 5:2.5। सॉल्व करोगे तो रेशियो क्या निकल के आएगा? 2:1। 2:1। यहां देखो, अगर आप बीसी और ई एफ, ये आपका रेशियो किसका हो गया? ए बी और डीई का, ठीक है। अगर बात करेंगे किसकी? बीसी और ईएफ की, बीसी और ईएफ का रेशियो निकालो तो 12:6। रेशियो क्या निकल के आएगा? 2:1। यहां तीसरा रेशियो एसी और किसका? डीएफ का, क्या निकलेगा? 9:4.5। जब रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2:1। यहां से कुछ चीजें क्लियर हो रही ना आपकी कि जो संगत कोण होंगे उनकी संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, और अगर आपको संगत भुजाओं का रेशियो बराबर दिया गया होगा तो उनके संगत एंगल्स कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहां देखो, ए बी के सामने एंगल क्या होगा आपका? सी। सी किसके बराबर होगा? आपका जो संगत भुजा डीई के सामने का एंगल,
समझ में आया? जो सी होगा वो किसके संगत होगा? एफ के संगत। यहां देखो दूसरी चीज देखो, जो एंगल बीसी, बीसी के सामने का एंगल क्या है? ए, और बीसी के संगत भुजा क्या है? ईएफ। तो जो ए एंगल होगा वो किसके संगत होगा? डी के संगत होगा। बात समझ में आ रही ना? यानी कि आपको चाहे संगत भुजाओं का रेशियो दे दे बराबर, तो भी आप पता कर सकते हो कि वो ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर। और अगर वो संगत कोणों का वैल्यू दे दे तब भी आप क्या निकाल सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर। यहां देखो तीसरा जो एंगल बचा यहां पर, तीसरा एंगल क्या है? बी। जो बी एंगल होगा वो किसके संगत होगा? ई के। अगर नाम लिखना चाहो कि दोनों ट्रायंगल कैसे लिखोगे, सिमिलर ट्रायंगल कैसे लिखोगे, तरीका क्या होगा? तो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा? ये सिमिलर का साइन हो जाएगा। ए के संगत आपका कोण क्या है? डी। तो क्या लिखोगे? डी, ट्रायंगल डी। बी के संगत आपका एंगल क्या हो जाएगा यहां पर? ई। सी के संगत आपका एंगल क्या हो जाएगा यहां पर? ए। तो यहां क्या लिख लोगे? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। ये आपका हो गया सिमिलर ट्रायंगलों को लिखने का तरीका। तो अभी आपको मैंने केवल 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। उम्मीद है तीनों कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, 4 एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया है। अब मैंने आपको बताया है कि आपको जो एग्जाम की तैयारी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की, चाहे सीडीएस की, चाहे एनडीए की, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की, इसमें जो आपसे सिमिलैरिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किए जाएंगे वो केवल ट्रायंगल की सिमिलैरिटी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट क्रिएट किए जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को एग्जाम में दिया जाता है। तो आपको ट्रायंगल की सिमिलैरिटी पढ़ना है, यानी कि दो ट्रायंगल अगर दिए गए हैं तो वो कब कौन सी कंडीशन में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि कोई दो ट्रायंगल दिए हैं और उस दो ट्रायंगल में दो एंगल कैसे दिए होंगे, एक दूसरे के संगत कोण कैसे दिए गए हो? बराबर। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा और ऐसे ट्रायंगल को आप क्या कहोगे कि वो क्या है? एक दूसरे के सिमिलर। तरीका लिखने का बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, संगत कोण कौन कौन से हैं, वो भी मैंने डिफाइन किया। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट को बताया मैंने कि जो संगत कोण होंगे, संगत भुजाएं कैसी होंगी, उनका जो रेशियो होगा वो बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की जो भुजाएं होंगी करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगी और इनका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। बात समझ में आई? इतनी चीज आप क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं तो उनकी जितनी भी संगत वैल्यूज होंगी, चाहे वो एंगल्स हो, चाहे वो साइड हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, लेकिन कैसे होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग। तो इन सभी की वैल्यू कैसी होती है? इक्वल होती है। जैसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, जैसे तीसरे नंबर पे आप डालोगे क्या, जैसे आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे ट्रायंगल का। जो सिमिलरिटी है कि आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, यहां पर देखो, ये आपका हो गया ए बी सी। मैं बार बार एक ही टाइप का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि चीज आपके माइंड में सेट हो जाए कि कहां से चीजों को निकाला जाता है। ये आपका हो गया डी डी ई और एम। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो एंगल्स ए अगर अल्फा है, ये बीटा हो गया और ये आपका गामा हो गया। तो यहां देखो, इस एंगल की वैल्यू अल्फा, इस एंगल की वैल्यू बीटा और इस एंगल की वैल्यू गामा, यानी दोनों ट्रायंगल आपको दिए गए हैं
कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके है, ट्रायंगल डी ई एफ के। ये जो आपको कंडीशन दी गई है, तो इस कंडीशन से जो कॉन्सेप्ट बनता है कि जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की जो संगत कोण होंगे, संगत कोण के सामने की जो भुजाएं होंगी, जो संगत भुजाएं कहलाती है, उनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल। बात करेंगे एंगल ए के सामने की, तो साइड क्या हो जाएगी, बीसी, रेशियो क्या हो जाएगी, ईएफ, इक्वल किसके होगा, संगत कोण बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, एसी, यहां ई के संगत भुजा क्या हो जाएगी, डीएफ, इक्वल किसकी होगी, यहां सी के सामने की भुजा क्या होगी, ए बी, इसके संगत भुजा क्या हो जाएगी, डीई, इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ये तो हो गई आपकी तीनों ट्रायंगल की साइड भुजाएं। अब देखो दूसरी बात किसकी, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी, संगत ऊंचाई, वो भी कैसी होगी, इक्वल होगा। उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल। जैसे संगत ऊंचाई को समझो कि एंगल ए से अपोजिट भुजा पर आपने अगर ऊंचाई निकाली कितने डिग्री की, जी हो गई h1। यहां देखो ए के संगत एंगल क्या है, डी के संगत उसकी सामने वाली भुजा पर अगर आपने ऊंचाई निकाली है, मान लो ये h2 है, ठीक है, तो ये दोनों कैसी होगी, इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, संगत भुजाओं के बराबर होगा। लेकिन अगर बात करो आपने एंगल ए से निकाल दी और दूसरे एंगल ई से निकाल दी, तो ये दोनों ऊंचाइयों का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। यानी जो लेंथ होनी चाहिए, जो सिमिलर ट्रायंगलों की लेंथ होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग, यानी कि संगत। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि जो h1 होगी वो h2 के रेशियो के, संगत भुजाओं के रेशियो की कैसे होगी, इक्वल होगी। सॉरी, बात समझ में आई। अब देखो दूसरी चीज, ये आपकी क्या होगी थी, हाइट। तीनों चीजों को मैं बताऊंगा क्या क्या चीज होती है, सभी को डायग्राम में एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई थी, इसको मैंने हटा दिया। दूसरी चीज, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने क्या खींचा, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर की जो लेंथ होगी वो संगत कोण समद्विभाजक के रेशियो के बराबर होगी। मान लीजिए मैंने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, क्या खींचा, एंगल बाइसेक्टर। तो यहां एंगल बी के संगत क्या है, ई। तो अगर आप एंगल ई का एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, ठीक है, क्या खींचते हो, एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, तो जो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, इनकी जो लेंथ होगी, उनका जो रेशियो होगा वो संगत भुजाओं के रेशियो के कैसे होगा, इक्वल होगा। यहां देखो क्या लिखोगे, एंगल बाइसेक्टर, इसको लिख लो 1, और एंगल बाइसेक्टर 2। बात समझ में आई। सबसे पहले जो संगत भुजाओं का रेशियो वो कैसा होगा, बराबर। संगत ऊंचाइयों का रेशियो भी संगत भुजाओं के बराबर होगा। दूसरा, एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो संगत भुजाओं के बराबर होगा। अभी कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अभी जो बेसिक है उसको समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करो, फिर बहुत सारी चीजों को मैं समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। दूसरी चीज यहां देखो, हाइट हो गई, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तीसरी चीज आप समझो, अगर इसी ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगलों में दो सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं और उन दोनों सिमिलर ट्रायंगलों में मैंने क्या काम किया, मैंने दोनों सिमिलर ट्रायंगलों में क्या किया कि उनकी क्या निकाली, मीडियंस। मान लो मैंने एंगल सी की मीडियन निकाली। मीडियन क्या कहलाती, कि अपोजिट भुजा को दो इक्वल टुकड़ों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। जैसे अपोजिट भुजा ए बी है, ए बी को दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर दिया इसमें। इसी तरीके से सी के संगत एंगल क्या है, एफ। इसके संगत मैंने साइड निकाली, ठीक है। ये जो साइड होगी, इनका जो रेशियो होगा, मीडियन 1 और मीडियन 2, इनका भी रेशियो क्या होगा, संगत भुजाओं के बराबर। यहां से समझ में आया ना कुछ चीजें, ठीक है।
तीसरी चीज आप क्या लिखोगे, आपका जो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो भी तो एक प्रकार से क्या होगा, लेंथ ही तो होगा। तो ये भी संगत पेरीमीटर के कैसे होगा, रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि पेरीमीटर वन, पेरीमीटर, ये वन क्यों लिख दिया, पहले वाली ट्रायंगल, रेशियो क्या होगा, सेकंड ट्रायंगल, पेरीमीटर 2। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट उम्मीद है काफी हद तक कंप्लीट हो गया होगा कि जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल में जितनी भी संगत भुजाओं का रेशियो होगा, संगत लेंथ का जो रेशियो होगा, वो कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा। बात समझ में यहां पर आई कि नहीं आई। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल, बात करेंगे एग्जांपल की, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल क्रिएट किए, एक ट्रायंगल ए बन गया और आपके सामने एक दूसरा ट्रायंगल ए बन गया। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपके एक दूसरे के सिमिलर है। क्या है, एक दूसरे के सिमिलर। इस ट्रायंगल का नाम हो गया ए, बी और सी। दूसरा ट्रायंगल आपका हो गया डी, ई और एफ। यहां पर संगत कोण जो इक्वल है वो क्या है, एंगल ए का जो वैल्यू है वो अल्फा, एंगल बी की जो वैल्यू है वो बीटा, एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, गामा। यहां जो संगत ए के संगत डी की वैल्यू क्या है, अल्फा, बी के संगत जो कोण है वो क्या है, ई, इसकी जो वैल्यू है वो बीटा। यहां जो एंगल सी है, सी के संगत एंगल क्या है दूसरी तरफ, इसमें एफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा। ठीक है, क्योंकि संगत जो कोण होते हैं मैंने अभी बताया है उनकी वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब जैसे आपको दिया क्या गया है, आपको ए बी की वैल्यू 8 और डीई की वैल्यू 4 दी है। दूसरी चीज आपको दिया गया है क्या, बीसी की वैल्यू आपको 3, ठीक है, और ई एफ की वैल्यू आपको 6 दी गई। सॉरी, आपको ई एफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, या आपसे मान लो यहां पर बीसी की वैल्यू 6 दी गई है। ठीक है, सॉरी यहां देखो आपको बीसी वाला ट्रायंगल है ना, इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 3 दी गई है। आपसे यहां पर पूछा है कि इस ट्रायंगल की जो हाइट है संगत भुजाओं की, H1 और H2 जो है क्या है, संगत ऊंचाई का रेशियो पूछा है आपसे, क्या होगा। ठीक है, आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप क्या बोलोगे कि जो संगत भुजाओं का रेशियो होगा वो रेशियो किसका होगा, संगत ऊंचाइयों का। आप देखोगे यहां एंगल ए के सामने भुजा क्या है, बीसी, वैल्यू कितनी है यहां पर 6, कितनी वैल्यू है 6। यहां एंगल ए के संगत एंगल क्या है, यहां दूसरे ट्रायंगल में डी, डी के अपोजिट भुजा जो संगत भुजा है वो क्या है 3, रेशियो क्या निकलेगा यहां पर 2:1। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो ऊंचाइयों का रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 का। कैसे, कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगलों में क्या है, किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगलों में उनकी जो संगत लेंथ होगी उनका जो रेशियो होगा वो संगत भुजाओं के रेशियो के कैसा होगा, बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई। एग्जांपल के थ्रू मैंने यहां पर समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, यहां पर वो कुछ भी चीज पूछ सकता है, आपसे पेरीमीटर की वैल्यू पूछ सकता है, आपसे ऊंचाई की वैल्यू पूछ सकता है, आपसे सॉरी एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू पूछ सकता है, सॉरी मीडियन की भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है और पेरीमीटर की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। ठीक है, किसी एक ट्रायंगल का पेरीमीटर देकर दूसरे ट्रायंगल के पेरीमीटर की वैल्यू को वो फाइंड करने के लिए कह सकता है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस में आपको करूंगा। ठीक है, यहां से एक चीज क्लियर होगी आपकी, एक कॉन्सेप्ट और इसी में पढ़ोगे। अगर आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, दो क्या दिए गए हैं, सिमिलर ट्रायंगल, मान लो ए बी सी डी ई एफ।
ठीक है। ये जो दोनों ट्रायंगल है वो एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि सिमिलर ट्रायंगल है तो यहां से आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो संगत भुजाओं का रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई ट्रायंगल है और उसमें आपको उस ट्रायंगल का आधार दिया है और उस आधार पर क्या दिया है, उसका ऊंचाई, तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार, इंग्लिश में लिखोगे बेस, आधार गुणे क्या हो जाएगी, ऊंचाई। बात समझ में आई आपको कि नहीं? क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। यहां पर मान लीजिए एंगल ए के संगत दूसरा ट्रायंगल में एंगल डी है और आपका ट्रायंगल ए में आधार आपका बीसी, तो यहां पर ट्रायंगल 1/2 आधार क्या हो जाएगा, बीसी गुणे ऊंचाई इस पर क्या दी, मान लो h1, तो यहां पर ऊंचाई क्या हो जाएगी, h1। ठीक है। दूसरा, इस वाले ट्रायंगल में इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार आपका क्या हो जाएगा, EF, और इस आधार पर संगत कोण के जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, यहाँ पर h2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h2। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, 1/2 आधार BC ऊंचाई h1 अपन 1/2 आधार सॉरी क्या है DE और ऊंचाई आपकी क्या होगी यहाँ पर h2। यहां पर एक चीज समझ में आएगी आपको कि जो h1 और h2 और जो BC और DE है, यानी कि BC और DE का रेशियो किसके बराबर होगा, h1 और h2 के। कैसे, क्योंकि ये क्या है आपका संगत भुजाओं का रेशियो, संगत भुजा है, या बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग लेंथ, इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर देखो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां देखो BC अपॉन DC DE सॉरी क्या हो जाएगा, DE इनटू आप यहाँ h1 अपॉन h2 के रिप्लेस पर क्या लिख सकते हो, BC अपॉन DC, क्योंकि ये रेशियो जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा किसके, संगत भुजाओं के। तो यहां से क्या मिला आपको, BC अपॉन DE का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि जो ट्रायंगल हो गए सिमिलर ट्रायंगल, उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो संगत भुजाओं के वर्ग के रेशियो में होगा। क्या होगा, संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो में होगा। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट समझ में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए कि कोई दो सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं तो उन दो सिमिलर ट्रायंगलों का जो क्षेत्रफल होगा, उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो रेशियो उनके संगत भुजाओं के क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर एंगल बी के संगत एंगल ई दिया है, एंगल बी के संगत एंगल ई दिया है, तो इस दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी के संगत जो भुजा होगी वो क्या होगी, AC, और यहां पर जो संगत ई कोण है उस एंगल के सामने की भुजा क्या होगी, DF क्या होगी, DF। तो एरिया की बात करेंगे तो क्या करोगे आप, इन संगत भुजाओं का स्क्वायर करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपकी जितनी भी लेंथ होगी वो सभी किसके बराबर होंगी, संगत भुजाओं के रेशियो में होंगी, लेकिन एरिया की बात करेंगे तो वो क्या होगा आपका स्क्वायर, संगत भुजाओं के वर्ग यानी कि स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पर इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप जब भी देखोगे बात अगर लेंथ की करोगे, ठीक है, तो उसको किस में नापते हो, अगर आप सेंटीमीटर में नाप रहे हो या मान लो किसी इकाई में माप रहे हो, यूनिट में माप रहे हो, तो किस में मापते हैं, यूनिट में। लेकिन जब भी एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो हमेशा उसको यूनिट स्क्वायर में मापते हैं।
किस में मापते हैं, यूनिट स्क्वायर में मापते हैं। इसलिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जो पेरीमीटर होगा वो किसमें होगा, संगत भुजाओं की रेशियो के बराबर होगा। लेकिन एरिया की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो संगत भुजाएं होगी उनके स्क्वायर के बराबर होगा, उनके स्क्वायर के रेशियो में होगा। बात समझ में आई। यहां से एक चीज और देखो, अगर आप लेंथ को के गुना करोगे, लेंथ को के गुना करोगे तो एरिया कितने गुना होगा, के स्क्वायर गुना होगा। कितने गुना होगा, के स्क्वायर गुना होगा। जैसे मैंने कहा कि दो ट्रायंगल आपके सामने बनाए गए हैं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाए, इसका एरिया आपका सॉरी इसकी जो संगत भुजाएं 2 और 4 है, ठीक है, क्या है 2 और 4 है, सॉरी यहां देखो ये 4 है और ये आपकी 2 है। संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा, 1/2, सॉरी बड़े से छोटे का 2/1। एरिया का रेशियो क्या होगा, 4:1। अब मैंने क्या किया कि इस जो भुजाओं का रेशियो दिया था, इस भुजाओं के रेशियो में मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 12 हो गया और ये आपका 6 हो गया, यानी कि 3 गुना किया, साइड के रेशियो को 3 गुना किया, तो एरिया का रेशियो कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना होगा। कितने गुना, 9, क्योंकि 3 गुना किया है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 गुना। तो अब जो नया रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, यहां से भुजाओं का रेशियो क्या निकलेगा, 2:1 ही है, लेकिन यहां से एरिया क्या हो जाएगा आपका, 9 गुना हो जाएगा। एरिया आपका क्या हो जाएगा, यहां से 9 गुना हो जाएगा। तो बात समझ में आई। अगर आप संगत भुजाओं के रेशियो को 2 गुना करोगे तो एरिया 4 गुना होगा। अगर एरिया को 3 गुना करोगे, सॉरी साइड के रेशियो को 3 गुना करोगे तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, 9 गुना होगा। बात समझ में आई। उम्मीद है अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने आपको समझाया सिमिलैरिटी के बारे में। किसके बारे में, सिमिलैरिटी, यानी कि समरूपता के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के बारे में, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको समझाया ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की कंडीशंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की जो कंडीशंस होती है उनके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिए गए हैं तो सिमिलर ट्रायंगलों की जितनी भी संगत भुजाओं का रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इसी कॉन्सेप्ट से आप देखना किस तरीके से क्वेश्चन किए गए हैं। जैसे एक प्रैक्टिस के फॉर्म में आप देख सकते हो क्वेश्चन को, जो आपसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में 2023 में 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो कैसे पूछा गया था, एक बार ध्यान से उसको रीड करो। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के कैसा है, बिल्कुल सिमिलर है। आपको दिया गया है यहां पर एंगल ए की वैल्यू 47 डिग्री है, एंगल ई की वैल्यू कितनी है, 63 डिग्री है। आपको एंगल सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहां देखो आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जो क्या होगी, संगत भुजाएं होंगी या संगत कोण होंगे, उनकी वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप बैठ चुका होगा। अब देखो यहां ए के संगत आपका एंगल क्या होगा, डी। यहां देखो एंगल ए की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, एंगल ए किसके संगत होगा, एंगल डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 47। यानी कि एंगल ए की वैल्यू जितनी होगी एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी, उतनी, कितनी, 47। अब देखो बी के संगत आपकी वैल्यू क्या है, किस एंगल की, ई की। अब आप यहां देखो एंगल ई की वैल्यू क्या कितनी दी गई है, यहां पर 63 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आए। तो जितनी ई की वैल्यू है उतनी एंगल बी की, क्योंकि बी और ई कैसे है, संगत कोण, क्योंकि आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं और सिमिलर दिए गए तो ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज देखो एंगल सी किसके संगत होगा, एंगल एफ के, होगा कि नहीं होगा। अब यहां देखो इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। अब आप देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ए बी दो एंगलों की वैल्यू पता चल गई, कितनी, 47 और 63। कितने हो गए आपके,
यहाँ पर 70 और 40 कितने हो जाएंगे आपके 110। तो आपके 110 हो गए, तो आपका जो एंगल सी होगा वो कितना होगा 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों कोणों की वैल्यू का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी और एंगल एफ, यहां वो एंगल एफ को भी पूछ सकता था, एंगल सी को भी पूछ सकता था, वो दोनों एंगलों की वैल्यू को पूछ सकता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही। जैसे एक क्वेश्चन को और देखो, यहां देखो क्या कहा गया है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज डी ई एफ में जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं, अब आगे उसने एंगल्स की वैल्यू को दिया है। अब देखो आपको बताना है कि कौन सा तरीका यहां जो लिखा है उनमें से कैसा है सिमिलर ट्रायंगलों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे क्वेश्चनों को देखो कंप्लीट नहीं लिखते हैं कि आप सभी एंगल्स को देखने लगो, आप किसी एंगल एक एंगल को पकड़ लो। जैसे आपने एंगल पी को पकड़ लिया, एंगल पी की वैल्यू कितनी है यहां पर, एंगल पी की वैल्यू कितनी है यहां पर 52 डिग्री। अब 52 डिग्री यहां पर कौन से एंगल की है एफ की, यानी पी एंगल आपके एफ के संगत होना चाहिए करेस्पॉन्डिंग। यहां देखो ऑप्शन नंबर 1 पी एफ के संगत है, बिल्कुल है। पी एफ के संगत है, बिल्कुल है। यहां देखो पी एफ के संगत नहीं है क्योंकि पी यहां लास्ट में है, यहां पी पहले, यानी ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। यहां देखो पी एफ के संगत है, बिल्कुल नहीं है, पी पहले एफ बाद में, यानी ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक चीज को पकड़ने से आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब दूसरी चीज पकड़ो, क्यू एंगल को पकड़ो। क्यू कितने डिग्री का है 74 डिग्री का, यहां 74 डिग्री किसकी वैल्यू है ई की, यानी क्यू ई के करस्पॉन्डिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए में चेक करो, क्यू ई के करस्पॉन्डिंग है, चलेगा। क्यू ई के करस्पॉन्डिंग नहीं है क्योंकि ये तीसरे पर ये दूसरे पर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया एलिमिनेट। चार ऑप्शंस में से आपके तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तो जो चौथा ऑप्शन है वही आपका क्या है करेक्ट आंसर। आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आए तो उम्मीद है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जो चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवाई है, उन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से आप कंप्लीट करोगे। और कंप्लीट करने के बाद उन पर जो क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं उनको अपन कल के सेशन में देखें। सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। आज का सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके क्या जो रिक्वायरमेंट है उसको कमेंट बॉक्स में बताना, और सेशन के अंदर के जो डाउट्स है जो आप खुद से भी बता सकते हो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सारी चीजों को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।